प्रिय पाठकों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं और आज जिस विषय को लेकर के आपके बीच आया हूं वो आपके ही पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। अर्थात जेपीएससी की मुख्य परीक्षा की जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसमें पेपर 4 में, जिसमें आपको लोक प्रशासन पढ़ना है, तो लोक प्रशासन के अंतर्गत कई शीर्षक दिए गए हैं। उन्हीं एक शीर्षकों में से एक कार्मिक प्रशासन भी आपके सिलेबस में अंकित है। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए किस तरह के दीर्घोत्तरीय प्रश्न या फिर यूं कहे कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, उसी प्रश्न का एक नमूना लाया हूं और उसकी व्याख्या भी बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अभिवादन स्वीकार कीजिए रमन कुमार सर का। और आज आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ और इस नए प्रश्न की व्याख्या में मैं आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा और अब इसका जवाब बताने की कोशिश करूंगा जो परीक्षा उपयोगी होगा। देखिए वो प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि मैंने वो प्रश्न चुना है पेपर 4 में, अर्थात मुख्य परीक्षा का ये प्रश्न है। कार्मिक प्रशासन से जुड़ा हुआ है, लोक सेवकों के मनोबल और उत्पादकता से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। ये शीर्षक है आपका। अर्थात जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी जो मनोबल होता है, उनका जो मोराल होता है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, उत्पादकता होती है, उसको दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न किया गया है। तो आज इसी प्रश्न पर केंद्रित होकर के हमारी व्याख्या आगाज लेगी और मैं आवश्यकता अनुसार वांछित व्याख्या ही बताऊंगा और जिस तरीके से आपको परीक्षा में प्रश्न का जवाब लिखना है वो भी बताने की चेष्टा करूंगा। तो चलिए कैसे है प्रश्न का, पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि प्रश्न क्या है। ये देखिए प्रश्न है कि लोक सेवकों के मनोबल और उत्पादकता से क्या अभिप्राय है। ऐसा एक प्रश्न आएगा कि लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके जो मोराल होते हैं, उनके जो मनोबल होता है और उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है उससे क्या अभिप्राय है, और मनोबल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और इसे बढ़ाने हेतु क्या क्या किया जाना चाहिए, और साथ साथ परीक्षा में जोड़ भी दिया जाएगा कि इसके बाधक तत्व क्या है, इसकी व्याख्या करें। तो दीर्घोत्तरीय के श्रेणी में भी ये प्रश्न संभावित है और यूं कहा जाए कि लघुत्तरीय या कोई शॉर्ट आंसर टाइप में भी प्रश्न संभावित है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले समझना चाहिए कि मोराल ये शब्द क्या है, मनोबल शब्द क्या है। तो इसको तो आप समझ ही सकते हैं कि जो नैतिक बल होता है, जो आत्मबल होता है किसी कार्य को अंजाम देने के लिए, वो प्रशासन के द्वारा ही नहीं, चाहे निजी प्रशासन हो चाहे लोक प्रशासन हो, सभी जगह मनोबल काम करते हैं। तो यहाँ लोक सेवकों के संदर्भ में प्रश्न किया गया है, इसलिए आपका ध्यान उस पर ही केंद्रित होना चाहिए। तो याद रहे कुछ बातें मैं आवश्यकता अनुसार बताऊंगा ताकि जिन बिंदुओं के आधार पर आपकी व्याख्या को आकार मिल सकेगा। तो यदि परीक्षा में ऐसा प्रश्न आएगा कि मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों को दर्ज करिए, तो आप कई कारकों को दर्ज करेंगे, जैसे कार्य की भौतिक परिस्थितियां जो होती हैं वो भी मनोबल को प्रभावित करती हैं। अर्थात जब वर्क होता है, जब वर्क कल्चर जहां होता है, कार्य की भौतिक परिस्थितियां किसी भी संस्थान विशेष के जो कार्मिक होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, उनके मनोबल को प्रभावित करती हैं। तो आप उन बिंदुओं को याद रखेंगे। इन्हीं बिंदुओं पर, इन्हीं पॉइंट्स पर आपका प्रश्न जो है सो जवाब जो है सो आकार लेता हुआ प्रतीत होगा। तो कौन कौन सा, जैसे कार्य की भौतिक परिस्थितियां, आप उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। कार्य की भौतिक परिस्थितियां, ये कारक मैं बता रहा हूँ मनोबल को प्रभावित करने के लिए के कारकों में कार्य की भौतिक परिस्थितियां, ये भी आप दर्ज कर लेंगे। इन्हीं बिंदुओं पर आपकी व्याख्यान आगे इस गतिमान स्थिति की ओर बढ़ेगी। भौतिक स्थितियां, एक तो ये हो गया। इसी तरीके से और कई कारकों की अगर बात की जा रही है तो और भी बहुत सारे कारक हो जाएंगे, जैसे और भी होगा, नेतृत्व भी हो सकता है। तो नेतृत्व को भी आप जोड़ दीजिएगा कि किसी भी स्थान विशेष में, संस्थान विशेष में आपको नेतृत्व जैसा होगा। मैं हालांकि इसकी व्याख्या बताऊंगा आपको, लेकिन इन बिंदुओं पर ही आपकी व्याख्या जो है सो कंक्रीट मोड में आगे बढ़ती है। उसी तरह से किसी भी संस्थान विशेष में अगर कोई उचित पारिश्रमिक की व्यवस्था हो, उचित पारिश्रमिक अगर मिलता हो, तो जाहिर सी बात है कि उस संस्थान विशेष में काम करने वाले कार्मिकों की जो है ना, जो उनका मोराल जो होता है, उनका नैतिक बल जो होता है, आत्मबल जो होता है, वो बढ़ता रहता है हमेशा। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी महत्ता है, उसकी भी व्याख्या मैं करूंगा कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर आपको अपनी व्याख्या को आकार देना है। इतना ही नहीं, कार्य की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ वर्क ऑफ नेचर, या कार्य की प्रकृति जो होती है वो भी मनोबल को प्रभावित करती है। तो टू द पॉइंट व्याख्या बताने के क्रम में मैं सारी बातें अब तक दर्ज कर रहा हूं। इस तरह से छठे पॉइंट के रूप में आप सामाजिक प्रतिष्ठा को भी जोड़ सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा,
सामाजिक प्रतिष्ठा भी किसी भी संस्थान विशेष में मनोबल को प्रभावित करती है, सकारात्मक रूप से भी और नकारात्मक रूप से भी प्रभावित करती है। तो मैं इन बिंदुओं को इसलिए लिखा दिया हूं क्योंकि इसी पर केंद्रित होकर के हमारी बात आगे बढ़ेगी। तो आप एक बार ध्यान से देख लें कि किसी भी संस्थान विशेष के अर्थात कार्मिकों के मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों की जब बात हो जाएगी तो कार्य की भौतिक स्थितियां, नेतृत्व, उचित पारिश्रमिक, संगठन, कार्य की प्रकृति और सामाजिक प्रतिष्ठा, इन बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। तो चलिए इस पर बात करने की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि इसकी व्याख्या को अंजाम दें। उससे पूर्व आपको मैं बता दूं कि पहले इस शब्द विशेष को क्लियर करना होगा। तो मैं बता रहा हूं आपको कि मनोबल अर्थात मोरल प्रशासनिक संगठन की जीवन शक्ति मानी जाती है। किसी भी प्रशासनिक संगठन की मोरल जो है सो मनोबल जो है कार्मिकों की जीवन शक्ति मानी जाती है, जिसके बिना समस्त प्रशासनिक क्रियाएं, कहा जाए जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं उनके बिना वो केवल निर्जीव रूप से प्रतीत होती है। अर्थात जिस संस्थान विशेष में मोरल की उपस्थिति ना हो, नैतिक या मनोबल का समावेश ना हो, वो तय मानिए कि वो बिल्कुल नीरस सा लगेगा। वहां पर नीरसता यूं कहे कि निर्जीव सा माहौल दिखाई देगा। कहा जाए कि मनोबल एक ऐसी मेंटल स्टेटस है जो कार्मिकों के कार्य करने की इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। यदि मोरल हाई हो तो जाहिर सी बात है कर्मठ कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी और उनके कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन अगर मोरल डाउन हो गया या नैतिक बल या आत्मबल डाउन हो गया तो तय मानिए कि उस संस्थान विशेष की भी प्रगति रुक जाएगी, बाधित हो जाएगी और कर्मचारियों की भी व्यक्तिगत जिंदगी में परेशानी आ जाएगी। तो कार्मिकों के कार्य करने की इच्छा शक्ति को प्रभावित करता है। तो किसी भी संगठन में, चाहे वो निजी संगठन हो, चाहे वो सरकारी संगठन हो, किसी भी संगठन में मनोबल संगठन के कार्मिकों के का आंतरिक सौंदर्य है। याद रखिएगा, इस तरह से लिखिएगा, वो इंटरनल ब्यूटी मानी जाती है। उस संस्थान विशेष में काम करने वाले कार्मिकों का आंतरिक सौंदर्य माना जाता है। और वर्तमान संदर्भ में यह सर्वमान्य तथ्य, ये वेल एक्सपेक्टेड फैक्ट्स है कि सरकार एक मानवीय संस्था है। तो सरकार के बारे में ये स्वीकृत वेल एक्सेप्टेड फैक्ट्स मान लिया जाए कि सरकार क्या है, एक मानवीय संस्था है, एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, जिसे केवल औपचारिक प्रबंध और सिद्धांतों के आधार पर ही नहीं चलाया जा सकता। अर्थात सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन या फिर उसमें जो कटसी होती है, जो प्रायोरिटी होती है, उसके आधार पर ही, थियरीज पर नहीं चला जा सकता, बल्कि इसके लिए मानवीय दृष्टिकोण, उत्साह और स्वामी भक्ति की भी आवश्यकता होती है। मतलब 3-4 चीज़ों का समावेश हो तभी प्रशासनिक महकमे में पूरी तरह से आप सहजता से और सौहार्दपूर्ण माहौल से कार्य करा सकते हैं। तो इस चीज़ को आपके सिलेबस में डालने के पीछे उद्देश्य यही है कि कल की तारीख में आप भावी प्रशासक बनेंगे तो आपके संस्थान में कार्य करने वाले आपके वरिष्ठ अधिकारी और कनिष्ठ पदाधिकारियों के साथ आपके वैचारिक सामंजस्य कैसे बने, इसका आप तो आगाज हो जाए, इसकी अनुभूति हो जाए, इसलिए इस सिलेबस में इन विषयों को दर्ज किया गया है। तो आप इसे सहजता से लें। इसलिए यह मानकर चला जाए, मानना पड़ेगा कि प्रशासन का स्वरूप, उसकी सफलता, जो भी प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे निजी हो, चाहे सरकारी हो, लोक प्रशासन हो, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, मानना पड़ेगा कि प्रशासन का स्वरूप, उसकी सफलता और सार्थकता उसके कर्मचारियों के और पदाधिकारियों के मनोबल का भावनात्मक संतुष्टि पर निर्भर करता है। अर्थात कार्मिक कर्मचारी जो भी हो, अधीनस्थ कर्मचारी हो, वरिष्ठ कर्मचारी हो, सबके बीच में एक तारतम्य होता है। वैचारिक तारतम्य के बिना जो है सो मनोबल हमेशा जो है सो संकित स्थिति में देखा जाएगा। तो उसकी उपस्थिति जरूरी है। तो मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों में, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि निम्न कारक प्रभावित करने वाले हो सकते हैं, जैसे कार्य की भौतिक परिस्थितियां, नेतृत्व हो सकता है, उचित पारिश्रमिक हो सकता है, संगठन है, कार्य की प्रकृति है, सामाजिक प्रतिष्ठा है। तो उन्हीं बिंदुओं पर विस्तारित रूप से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। अब देखने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से मनोबल को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे व्याख्या प्रश्न के आधार मानकर है, क्योंकि प्रश्न की डिमांड ही थी ऐसी। तो चलिए, मनोबल को प्रभावित करने वाले कारकों में कार्य की भौतिक परिस्थितियां हैं। अर्थात किसी संगठन के कार्य की भौतिक एवं पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कंडीशन जो होती है, वो मनोबल को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। अर्थात बेहतर कार्य की दशाएं कार्मिकों के मनोबल को उच्च रख करके कार्मिकों के संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करने को तत्पर रहती हैं, है ना। जो भी यहाँ बताई गई है जो बातें, कि जो वर्क कल्चर है, उसका जो फिजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वो किसी भी संस्थान विशेष के कर्मचारी या कार्मिकों के मनोबल को प्रभावित करने वाले सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में माना जाता है। और जो बेहतर कार्य की दशाएं कर्मियों के मनोबल को उच्च स्तर रख करके कार्मिकों को संगठन और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, मतलब एक तरह से कंफर्ट जोन में रखते हुए, यदि
कार्य करवाना हो, कार्मिकों से कार्य करवाना हो तो कंफर्ट जोन में रखने की आवश्यकता पड़ती है, तभी आप बेहतरीन तरीके से अपने कार्य का संपादन कर सकते हैं। अब देखिए दूसरी बात है, चाहिए दोनों सेक्टर पर लागू होगा, पब्लिक सेक्टर पर भी और प्राइवेट सेक्टर पर भी। अब चलिए नेतृत्व की बात करते हैं कि किस तरीके से संस्थान विशेष में कार्मिकों के मोराल को हाई रखने के लिए नेतृत्व कैसे उसमें एक कारक बनता है। तो संगठन के अंदर प्रबंधन का बेहतर निर्देशन, जो मैनेजमेंट है उसका बेहतर डायरेक्शंस, उनका कंट्रोल और पर्यवेक्षण ऑब्जर्वेशन, संगठन में बेहतर प्रशासनिक नेतृत्व संगठन के कार्मिकों के मध्य में एक तरह से मोरल हाई को बनाए रखता है। ठीक है, चाहे जैसे भी हो, अगर लीडरशिप ही अच्छी है तो तय मानिए कि उसके नीचे चलने वाले जो भी कर्मचारी होंगे उनका आत्मबल भी उतना ही प्रखर होगा। और यदि लीडरशिप ही लेथर्जिक है, वही शिथिल है, तो तय मानिए कि उसके अधीनस्थ कर्मचारी भी उसी तरह से शिथिलता बरतते रखेंगे। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यक्षमता को प्रभावित करता है। तो नेतृत्व भी एक कारक हो गया जिससे संगठन के कार्मिक संगठन के हित में विभिन्न कार्यों को करते हुए इनकरेज करते हैं। और ये दोनों सेक्टर पर देखा जाता है, पब्लिक सेक्टर पर भी, प्राइवेट सेक्टर में भी। एग्जामिनेशन में इन सारी बातों को दर्ज करते हुए आप अपने विवेक से कुछ उदाहरण भी दे सकते हैं, और जब आपका एक अच्छा उदाहरण जाएगा तो आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत शानदार हो जाएगा। परीक्षक की यही कोशिश होती है। चलिए उचित पारिश्रमिक पर बात कर ले, किस तरीके से उचित पारिश्रमिक भी किसी संस्थान विशेष के मोराल को हाई करने की स्थिति में रहता है। तो जैसे संगठन के विभिन्न कार्मिकों को उचित समय पर वेतन के रूप में उचित पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं संगठन के कार्मिकों का मनोबल बढ़ाता है। तो इसकी साधारण सा एग्जांपल आप देख सकते हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, जैसे सीसीएल हो गया, टाटा हो गया, ऐसी कंपनियां जो होती हैं अपने कर्मचारियों के सालाना कुछ ना कुछ गिफ्ट्स देती हैं, उनको बोनस देती हैं। ये जो बोनस की स्थिति होती है, ये पारिश्रमिक का इंसेंटिव जो दिया जाता है, इससे इस बात का उनको इशारा मिलता है और संस्थान विशेष के प्रति, अपने पेरेंटल बॉडी के प्रति वो पूरी तरह से समर्पित होते हैं और उनकी बेहतरी के लिए एक्स्ट्रा सरप्लस आउटपुट के लिए भी एफर्ट लगाते हैं। तो ये सारी बातें एग्जाम्पल के तर्ज पर आप उसको दर्ज कर सकते हैं। अब सर संगठन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में ये भी एक कारक है मोराल को हाई रखने के लिए। तो संगठन के अंदर कार्मिकों की रोजगार से संबंधित सुरक्षा उन कार्मिकों के संगठन के हित में कार्य रखने हेतु प्रेरित करती है। कोई भी संगठन हो, मान लिया जाए किसी सरकारी संगठन ही, उसमें अगर इस बात की पुष्टि हो जाए कि जो कार्मिक हैं, जो कर्मचारी हैं, अगर उनके किसी कारणवश अकारण किस तरह की कैजुअलिटी हो जाती है या किस तरह की शारीरिक हानि हो जाती है या शारीरिक अंग अपंग की हानि हो जाती है, तो उनके एवज में उनको कितना आर्थिक दिया जाएगा सहयोग। इतना ही नहीं, यदि किसी तरह से कैजुअलिटी हो जाए तो अनुकंपा में किसे नौकरी मिलेगी। इससे एक निश्चितता के साथ जो है सो एक कार्मिक जो है सो उसकी सेवा पर तैनात रहते हैं और अपने संस्थान मदर बॉडी के प्रति उतने ही डेडिकेटेड होकर काम करते हैं। तो ये इससे क्या होता है, उनका मनोबल प्रभावित होता है और इसके एब्सेंस में मनोबल का गिरना तय है। इतना ही नहीं, वो कार्य की प्रकृति, अधिक उत्तरदायी कार्य संगठन के कार्मिकों के मनोबल को वृद्धि करती है ना। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वर्क जो है यदि किसी संस्थान विशेष में कर्मचारियों को दिया जाए, कार्मिकों को दिया जाए, तो वो संगठन के कार्मिकों के मनोबल को वृद्धि करती है, जो कि कार्मिकों के कार्य को संतुष्टि का आधार प्रदान करती है ना। ये भी याद रखें, जैसे आप किसी संस्थान विशेष में किसी को कोई कार्य दे दिया जाए, वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा कोई कार्य सौंपा जाए और वो नियमित रूप से उसके करने के आदी हैं, यदि किसी कारण उसके कार्य को छीन लिया जाए, उसके ज्यूरिडिक्शन के कुछ कार्यों को छीन करके दूसरे व्यक्ति विशेष को दे दिया जाए, तो उससे व्यक्तिगत इस बात का एहसास होगा कि मेरे कार्य क्षमता में शंकित होकर के मुझे मुख्य कार्य से दूर किया जा रहा है, अर्थात मेरे अंदर जो शक्ति है उसका मैं बेहतर उपयोग नहीं कर पाऊंगा। ऐसी स्थिति में उसका आत्मबल धीरे धीरे उसको एक तरह से डाउन करता है। तो ये भी जरूरी चीज है, कार्य करने की प्रकृति को भी संतुष्टि मिलती है उससे। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करूं, सोशल स्टेटस की बात करूं, तो सोशल स्टेटस किस तरीके से सामाजिक प्रतिष्ठा, किसी भी पुराने और प्रतिष्ठित संस्थान के सदस्य होने पर कार्मिकों के मनोबल में स्वतः ही वृद्धि होती है। कोई भी पेरेंट संस्थान होता है या ऐसा संस्थान जिसके बारे में लोगों को मान्यता है कि हाँ यहाँ पर एक ऐसा है जिस पर एक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसी कार्य करती हैं या ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, उसमें काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं इस बात के लिए आश्वस्त होते हैं कि नहीं, हमारा जो सोशल स्टेटस है उसी से जुड़ा हुआ है, अर्थात हमारा मनोबल हम स्वतः हाई हो जाता है। लेकिन इसकी तुलना में कोई छोटी निजी संस्थान में काम करने वाला व्यक्ति का मनोबल हमेशा शंकित रहता है। तो ये भी याद रखिए, मनोबल को प्रभावित करने के लिए ये कारक भी एक प्रमुख कारक होगा।
जो संगठन के हित के लिए कार्य करने के लिए उसे इनकरेज करता है। तो इन कारणों के अलावा साथ अवसरों की उपलब्धता, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं कार्य को करने में, है ना। कई सारे ऐसे मौके होते हैं जहां उनको अपनी वर्क एफिशिएंसी दिखाने का एक्स्ट्रा मौका मिलता है, वहां भी मनोबल हाई होता है। तो वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने का भी एक कारक होगा। संगठन में कार्मिकों के मध्य में समन्वय आदि भी कार्मिकों के मनोबल को निर्धारित करती है। तो इतनी सी बातों को मैं अगर अब तक बता रहा हूं तो इसको बताने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत कार्मिकों के मनोबल को समझने की आवश्यकता है और ये आपके सिलेबस की नीड है। तो यहाँ आप आगे लिखते हैं कि यहाँ कहा जा सकता है कि मनोबल रहने से नागरिक प्रशासन का कार्य, यदि मोराल हाई रहेगा तो नागरिक प्रशासन का कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर पूरे किए जा सकते हैं। और उच्च मनोबल का परिणाम यह होता है कि कर्मचारियों के द्वारा जटिल से जटिल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कार्य जो है वो क्या होते हैं, सहजता से पूरे हो जाते हैं। अधिक परिश्रम के द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो टाइम फ्रेम है, निश्चित टाइम अवधि में जो बनाना है, उससे कम ही अवसर पर वो अपना आउटपुट दे देता है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों में स्वाभिमान और आत्मगौरव की भावना में भी वृद्धि हो जाती है। उनका अपना जो डिग्निटी है उसमें भी उनको लगता है कि हाँ, हमने अपने काम को शिद्दत से किया है और उसमें उनको संतुष्टि मिलती है। तो ये मोरल के हाई होने से होता है। और यदि किसी संस्थान विशेष में वरिष्ठ कर्मचारियों के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों को हमेशा डांटा फटकारा जाता है, उसके कार्य पर, कार्य कौशल पर, उसकी दक्षता पर यदि प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है, तो तय मानिए कि वो संस्थान वो अपने एक तरह से अपने बिखराव की स्थिति की ओर बढ़ जाएगा। अर्थात क्योंकि उसके कर्मठ कर्मचारी भी उसका साथ धीरे धीरे छोड़ देंगे और अंततः वो संस्थान अपने अपेक्षाकृत अपनी प्रगति नहीं कर पाएगा। इसलिए मोराल का होना, चाहे वो निजी संस्थान हो चाहे सरकारी संस्थान हो, मनोबल का होना बेहद जरूरी है, वो भी उच्च मनोबल का होना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि प्रारंभ में हमने बताया कि मनोबल किसी भी प्रशासनिक संगठन की शक्ति है और कुछ कारणों को भी जोड़ दिया जाए, जैसे कलेक्टिव वर्क, सामूहिक कार्य की प्रवृत्ति, कलेक्टिव वर्क, टीम वर्क जिसको कहते हैं टीम वर्क। तो टीम वर्क की मौजूदगी भी मनोबल को बढ़ाती है। मनोबल के उच्च होने से बढ़ता है। अर्थात यहाँ एक सब के लिए, एक थ्योरी यहाँ पर काम होनी चाहिए कि एक सब के लिए, सब एक के लिए। जैसा कि आप क्रिकेट के मैदान में देखते हैं, क्रिकेट के मैदान में जब एक खिलाड़ी, एक व्यक्ति अपने निजी परफॉर्मेंस के लिए खेल नहीं खेलता है, वो अपने टीम को जिताने की कोशिश करता है और जहां टीम जीतती है तो उसकी स्वतः विजय हो जाती है। और जब कभी कोई व्यक्ति विशेष किसी निजी परफॉर्मेंस के लिए खेल खेलता है तो उस टीम की स्वतः हार हो जाती है। ऐसा कई बार देखा गया है। तो ये थ्योरी काम करती है एक सब के लिए और सब एक के लिए। याद रखिएगा, यही कलेक्टिव एफर्ट का रिजल्ट है, यही थियरीज काम करती है। तो कार्मिकों का मनोबल बढ़ा रहता है ऐसा करने से, अर्थात टीम वर्क के आधार पर कार्य करने पर मनोबल बढ़ता है। ये सब लिखने के उपरांत आप एक दो एग्जाम्पल भी दर्ज कर सकते हैं अपनी बात को मजबूती से रखने के क्रम में। तो यहाँ बात हो रही कि उच्च मनोबल से कर्मचारियों की उपस्थिति में कार्यालय में एक दूसरे किस्म का एक एम्बियंस देखा जाता है, सेटिस्फेक्शन की स्थिति देखी जाती है, संतोषजनक स्थिति रहती है। यही कारण है कि निजी संस्थानों में बिना नोटिस दिए, ये खासकर ऐसा देखा जाता है निजी संस्थानों में, कि वहाँ कंपनी या फिर कोई भी जो सेक्टर है वो अपने कर्मचारियों के साथ इतना कंफर्ट जोन में रहते हैं कि उनके साथ हमेशा किसी न तरह की ग्रीवांसेस या उनकी ज़रूरतों पर ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि वहाँ किसी भी तरह का नोटिस कोई घेराव तक नहीं होता है। और उच्च मनोबल होने के कारण स्वेच्छा से यहाँ तक कि वो त्यागपत्र भी नहीं देते। बड़े बड़े कंपनियों में, खासकर टाटा की बात कर ली जाए, सीसीएल की बात कर ली जाए, निजी कंपनियों की बात कर ली जाए, यहाँ पर सीसीएल तो खैर सेंट्रल एजेंसी हो गई, लेकिन टाटा की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ देखा जाता है इन सब चीज़ों को। तो कहा जाए कि उच्च मनोबल से कर्मचारियों में गौरव, संतोष और शांति की भावना विकसित होती है। अब इतना लिखने के बाद अब प्रश्न के दूसरे हिस्से पर आप एंट्री करते हैं। जैसा कि एक प्रश्न की नीड थी कि मनोबल को विकसित करने के क्या क्या उपाय हैं। यदि ऐसा प्रश्न इसमें जुड़ जाए तो आपकी व्याख्या में होनी चाहिए कि कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत मनोबल को विकसित करने के कारकों, उपायों में आपको दर्ज करना चाहिए। पहला कि संगठन के उद्देश्यों की जानकारी, संगठन के उद्देश्य की जानकारी देना, यदि उपाय की बात की जा रही है तो। दूसरा, नीति निर्माण में सहभागिता। नीति निर्माण में सहभागिता भी आप उससे मनोबल को विकसित किया जा सकता है। इसी तरह से कार्य के महत्वपूर्ण होने की अनुभूति होनी चाहिए, तब जाकर के मनोबल और ज़्यादा प्रमोट हो सकता है। इतना ही नहीं, उच्चाधिकारियों में विश्वास, जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं उनमें विश्वास की स्थिति बननी चाहिए। इतना ही नहीं, उच्च भावनाओं का विकास, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनोबल को विकसित करने के लिए कड़ी में देखे जा सकते हैं। तो उसी को मैं यहाँ लिखा रहा हूँ
कि एक कहावत के अनुसार मनोबल पैदा नहीं होता, वह विकसित होता है ना। मनोबल पैदा नहीं होता, ये विकसित किया जाता है, ये हैबिचुअल एक्शन से डेवलप होता है। हाँ, जरूरत है कि उसे अनुकूल प्रयास किए जाए। इस विषय पर जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती, अर्थात मोराल को बढ़ाने के लिए कोई प्रेशर इंपोज करके आप किसी से जबरन कार्य नहीं करा सकते। उसके लिए उन्हें इनिशिएट किया जाता है, उसका हौसला अफजाई की जाती है। तो इस प्रकार हो सकता है जैसे संगठन के उद्देश्य की जानकारी देना, जैसे सेना और अर्धसैनिक बलों में संगठन, जैसे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेना जब किसी अभियान में चलती हैं या कभी ऑपरेशंस में चलती है, तो उनसे ऑपरेशन से पहले एक एजेंडा तैयार होता है कि अमुक अमुक डायरेक्शन पर चलना है और फ्रंट में कौन रहेगा, बैक पर सपोर्ट कौन देगा और किस तरीके से कैजुअलिटी से बचना है और किस तरीके से ऑपरेशन को सप्रेस करना है। तो वो एजेंडा पहले तैयार होता है, अर्थात संगठन के उद्देश्य की जानकारी देना। ये एक तरह से कहा जाए, उससे क्या होता है कि जो एक साधारण सिपोही होता है उसकी भी मोरल जो है सो बूस्ट हो जाती है, उसकी हाई होती है। नीति निर्माण में भी सहभागिता, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी मेकिंग में भी शीर्ष पदाधिकारियों को अपेक्षा की जाती है कि पॉलिसी मेकिंग में भी वो अपने अधीनस्थों से राय ली जाए, उनसे राय लेती कि उस बिंदुओं पर क्या हो सकता है, क्या बेहतर गुंजाइशें हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, किस तरीके से उसके किए जाने चाहिए, इनिशिएटिव कैसे किए जाने चाहिए, इस दिशा में उनको सहयोग लेने की जरूरत है। इतना ही नहीं, कार्य के महत्वपूर्ण होने की अनुभूति, टाइम बाउंड परफॉर्मेंस, मतलब टाइम बाउंड परफॉर्मेंस का मतलब वही हो गया कि एक नियत समय पर कार्य को अंजाम देना और वो भी पूरे गुणवत्ता के साथ। अगर ये स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से कार्य करने के प्रति एक एकजुटता होगी, अनुशासन होगा और अंततः वो कार्य अपने गतिमान स्थिति को पाएगा, लक्ष्य को पाएगा और इससे कहीं ना कहीं उपलब्धियों के साथ उसका मोरल हाई हो जाता है। उच्चाधिकारियों में विश्वास, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण माना जा सकता है। अर्थात सिर्फ और सिर्फ कनिष्ठों से ही, जूनियर से ही अपेक्षित होना कि वो मोरल बूस्टअप रखे, यह आवश्यक नहीं है। शीर्ष पदाधिकारियों के आचरण, उनके अनुशासन, उनका चरित्र भी ऐसा होना चाहिए जिससे जिनके जूनियर्स उन पर फेथ करे, ट्रस्ट करें और उनके मोड ऑफ वर्किंग पर उन्हें लगे कि हाँ, ये व्यक्ति हमारा जो शीर्ष कमांडर है, यदि वही इतना ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, ऑनेस्ट है, तो हमें भी उतनी डेडिकेशन के साथ कार्य करना चाहिए। तो ये उच्च अधिकारों पर विश्वास। इतना ही नहीं, उच्च भावनाओं का विकास, इन्हेंसिंग हाई वैल्यूज, जैसे ईमानदारी, ये सब चीज़ों को ना सिर्फ एक किसी भी व्यक्ति विशेष पर जो संस्थान पर काम कर रहा हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्गत का दायित्व है, उसके वैचारिक, उसके आचरण का दायित्व है कि हाई वैल्यूज को मेंटेन करके रखे, तब जाकर के मनोबल स्वतः हाई होता है। इतना ही नहीं, समाज सेवा और परोपकार आदि की भावना को जागृत करना। तो इस तरह की स्थितियां देखी जाती हैं, जैसे हाल के कुछ वर्षों पहले जब कोरोना का आया था, कोरोना के संक्रमण के बीच में सरकारी एजेंसियां और निजी कंपनियों सब की ओर से पारस्परिक जो है सो जो नियमावली बनी थी, जो कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जो नियमावली थी, उसमें दोनों की सक्रिय भागीदारी देखी गई थी। वो स्पष्ट रूप से सोशल वेलफेयर के लिए किया गया था। तो समाज सेवा और परोपकार आदि की भावना को जागृत करना भी कुल मिलाकर के मोरल को किया जा सकता है, उसके उपाय किए जा सकते हैं। प्रेरणादायक नेतृत्व, तो प्रेरणादायक मतलब ऐसा लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए जिस पर पूरी तरह से फेथ होनी चाहिए, चाहे वो किसी तरह का इनिशिएटिव किया जाओ। जैसे अभी हाल के समय में अपने झारखंड में गढ़वा में जो बूढ़ा पहाड़ का ऑपरेशन चला, उसमें जो वहाँ के जिलाधिकारी थे रमेश घोलप साहब, तो उनके नेतृत्व में जो पहल हुई, उसके साथ जो कार्मिक थे उनकी ओर से भी सक्रिय भागीदारी होगी। अंततः वो क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवादियों से मुक्त हो गया। इतना ही नहीं, कार्य की उचित शर्तें, अर्थात जैसे कर्मचारी की छुट्टी की सुविधा हो, पदोन्नति के अवसर हो, मतलब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कर्मचारियों के लिए वांछित होती है। जब किसी तरह कोई कैजुअलिटी हो जाए या कोई इमरजेंसी हो जाए तो आवश्यकता अनुसार उन्हें छुट्टी भी दी जा सके। इससे उन्हें ये लगेगा कि नहीं, संस्थान हमारे बेहतरी के लिए ऐसे उपाय भी करता है, ऐसी स्थिति में एक कार्य करता है। जनता की सद्भावना भी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं, नेगेटिव मैसेज का ना जाना। पुरस्कारों की व्यवस्था भी बहुत मायने रखती है। पुरस्कारों मतलब जब कभी किसी तरह की कोई इनिशिएटिव हो, कोई गैदरिंग हो, चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या कोई ऐसा सालाना उत्सव हो, उसमें कर्मचारियों की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें प्रमोट करना, उनके परिवारजनों को सम्मानित करना, ये स्थिति जो है कर्मचारियों के अंदर मनोबल को हमेशा बनाए रखती है। अब इसके बाधक तत्वों की बात की जाए तो बहुत सारे बाधक तत्व हो सकते हैं। आप परीक्षा में यदि बाधक तत्वों की बात हो जाएगी तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को भी जोड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शीर्ष पर बैठे हुए पदाधिकारियों के भी कार्य क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, उन्हें बाधित करते हैं।
इसी तरह से यदि देखा जाए तो अखबार भी कहीं ना कहीं, अखबार की दुनिया के कुछ लोग होते हैं जो अनावश्यक मानहानि करके या किसी की छवि को धूमिल करके, कर्मचारी हो चाहे वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, किसी की छवि को धूमिल करने का कभी कभी दोयम प्रयास करते हैं। तो ये सब बाधक तत्वों में आते हैं। लेकिन इतनी सी बातों को लिखने के क्रम में उदाहरणों का होना बेहद जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी हमने एक प्रश्न किया था कि मनोबल को अभिप्राय क्या है, मनोबल को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, उसके विकसित करने के उपाय और उनके बाधक तत्वों की को प्रस्तुत करें, व्याख्या करें। तो उक्त बिंदुओं को केंद्रित करके मैंने आप तक ये व्याख्या पहुंचाई। उम्मीद करता हूं कि ये व्याख्या आपको परीक्षा उपयोगी लगी होगी। यदि आपको आज का ये चैनल पसंद, आपका ये व्याख्यान पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ मैं आपके बीच में उपस्थित होने जा रहा हूं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।